जब मैं अपने फाइनल ईयर में था इकोनॉमिक्स ऑनर्स के, तो वहाँ एकदम से उस समय एक क्रेज था, बिल्कुल जिसे कहता चला हुआ था तूफान की साहब, IIM में आना, MBA करना है और IIM में आना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में जाना है और MBA करना है। ये उस समय एकदम चला हुआ था। जितने टॉप स्टूडेंट्स थे मालूम पड़ा कि वो सब फॉर्म भर रहे हैं, चाहे इकोनॉमिक्स के हो, चाहे फिजिक्स के हो, चाहे केमिस्ट्री के हो, चाहे मैथमेटिक्स के हो, वो सब फॉर्म भर के IIM अहमदाबाद जाना है। IIM अहमदाबाद और IIM कलकत्ता दो ही थे उस समय। करियर की चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, बिकॉज 35-40 साल आपका जीवन उसी में बीतता है, अधिकतर टाइम आप करियर में लगाते हो। तो करियर की चॉइस को बहुत सोच समझ के करना चाहिए, किसी के कहने से नहीं। आजकल बहुत हो जाता है कि फादर या मदर या पेरेंट्स ने दबाव दे दिया, का बहुत दबाव है। कभी भी बच्चे को जबरदस्ती फोर्स मत करिए। आपकी ड्रीम कोई रही हो, बट यू डोंट हैव टू लिव योर ड्रीम थ्रू योर चिल्ड्रन। बच्चे आपसे फर्क है। कोरोना के पहले की बात है ना, जब कोरोना में ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत यूज हुआ उसका, आप लोगों ने लैपटॉप बांटे थे और बड़े लेवल पे बांटे थे, बहुत बड़े पैमाने में। तो मुझे जहाँ तक याद है कि करीब 20 लाख लैपटॉप हम लोगों ने वो किए थे और 18.5 लाख एक ही साल में बांटे भी थे। बाकी कुछ बाद में बांटते रहे थे। क्वालिटी के बांटे थे। मैं चलाया हूँ। नहीं, टॉप क्वालिटी के लिए थे। HP के लिए, HP का था, HP के लैपटॉप लिए थे। नमस्कार, मैं संदीप पांडे दैनिक दर्शन से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का सेशन, या यूं कहें आज साक्षात्कार भी नहीं कहूँगा मैं, आज की बातचीत का आधार कुछ अलग होने वाला है। हमारे देश में शिक्षा जो है वो एक बहुत बड़ा माध्यम रहा है डेवलपमेंट का। हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहता है, या यूं कहें समाज एक शिक्षित वर्ग चाहता है, या यूं कहें एक मजदूर भी चाहता है कि उसका लड़का या उसकी लड़की पढ़ाई करके एक बेहतरीन इंसान बने। पढ़ाई की जब बात आती है तो उसमें अगर सर्वोच्च पद की बात आती है, सक्सेस की जो बात आती है, उसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो 3 अक्षर है, IAS। मतलब मजाक में भी लोग कह देते हैं कि इतना पढ़ रहे हो, IAS बनना है क्या? मतलब IAS बनना एक ड्रीम होता है, या यूं कहें एक बड़ी उपलब्धि है। आज हम बात करेंगे कि IAS कोई कैसे बनता है, या क्या उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, प्रशासनिक से होते हुए उसका राजनीति से क्या संबंध होता है, और कैसे एक IAS अगर ईमानदार है, सोच अच्छी है, तो वो कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। आज हमारे जो गेस्ट हैं, वैसे पूरी दुनिया जानती है उनको, फिर भी मैं उनका नाम बता दे रहा हूं। 1978 बैच के IAS आलोक रंजन जी, ऑल इंडिया रैंक जो बहुत मायने रखती है, 4थी थी, 4th। आप समझ सकते हैं कि IAS में 4th रैंक पे आना कितनी बड़ी बात है, ये आप समझ सकते हैं। तो हम स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट आलोक रंजन जी। धन्यवाद संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक सर, हम जो आज का जो ये पॉडकास्ट है, ये बेसिकली मैं यूथ के लिए कर रहा हूँ। हमारा कहीं पे इस पॉडकास्ट में हम पॉलिटिक्स या बहुत सारी बातें नहीं करेंगे। मेरा ये आज ये उद्देश्य है कि यूथ ये जाने कि कोई भी व्यक्ति IAS बन सकता है। ये कोई बहुत बड़ा मिरेकल नहीं है। तो हम शुरू से शुरू करते हैं। मैं चाहूँगा आप वहाँ से शुरू करें, मतलब बिल्कुल अपने इंट्रो बचपन से शुरू करें। नहीं संदीप जी, एक तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपने एक कार्यक्रम यूथ के लिए रखा है जी, और मैं भी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से यूथ को संबोधित करना चाहूँगा जी, और ये कहना चाहूँगा कि हाँ, मैं IAS बना, पर ऐसा नहीं है कि ये ऐसा चीज़ है कि बहुत ही कोई हो ही नहीं सकता है। जितने यूथ सुन रहे हो इस कार्यक्रम को और उनके अंदर मेहनत करने की इच्छा हो,
हिम्मत हो, ताकत हो, जी एक अभिलाषा हो, एक सपना हो, जी तो वो जरूर आईएएस अफसर बन सकते हैं। जी। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, मैं बिल्कुल बन सकते हैं। मैं चलूंगा थोड़ा सा माँ बाप के बारे में। मैं बताना शुरू कर रहा हूँ आपको, जी। अपने शुरुआत से बता देता हूँ हाँ, शुरू से। कि मैं भी गवर्नमेंट ऑफिसर बैकग्राउंड से ही रहा हूँ, सरकारी सेवक रहे मेरे फादर भी, जी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में थे, ओके और फॉरेस्ट सर्विस में डायरेक्टर जनरल फॉरेस्ट होके वो रिटायर हुए। जी हाईएस्ट पोस्ट मानी जाती है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की, ओके वहाँ तक वो पहुँचे। तो मैं उसी में बचपन में पला, और फादर जहाँ जहाँ पोस्ट रहे वहाँ मैं भी रहा। तो ज़्यादातर दो जगह रही मेरे बचपन की जो मुझे याद है, और बहुत पहले तो नैनीताल में थे जब मैं 4-5 साल तक का रहा, तो मुझे याद नहीं उसका। उसके बाद वो आ गए थे देहरादून। ओके देहरादून में एक बहुत खूबसूरत जगह है FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। जी बहुत ही रमणीक, बहुत ही सुंदर स्थान है, इतना चारों तरफ पेड़ पौधे जंगल, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग्स। तो क्या जिसने वहाँ भी देखा होगा, वहाँ हम लोग भी जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। FRI तो खुला है देहरादून में, जो जाते हैं वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है देहरादून का इस समय। तो जो भी देख रहे होंगे वो लोग यूथ जाके FRI FRI देखें, जरूर देखने लायक जगह है। तो अच्छा। FRI में मेरा बचपन रहा, अच्छा क्लास पहली कक्षा से लेके जी और 9th तक, क्लास 9 तक मैं FRI में रहा। ओके अपने फादर हमारे वहाँ उस जमाने में जो हाईएस्ट पोस्ट होती थी वहाँ प्रेसिडेंट FRI, उस पद पे थे हमारे फादर, और हम वहाँ पे रहे। जी और मैंने अपनी शिक्षा जो प्राप्त करी वो सेंट जोसेफ्स एकेडमी देहरादून में करी। सेंट जोसेफ एकेडमी देहरादून में स्कूल था ये, उसमें था क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल था। आयरिश ब्रदर्स हम लोगों को पढ़ाया करते थे, आयरलैंड के थे। ओके और बहुत ही स्ट्रिक्ट स्कूल था, बहुत डिसिप्लिन पे वो थी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी। तो उस वातावरण में हम लोगों ने पढ़ाई करी, और जी क्लास 1 से क्लास 9 तक पढ़ी। मुझे बहुत अच्छा लगता था स्कूल, ओके बहुत अच्छा स्कूल था, बहुत अच्छी पढ़ाई थी, बहुत अच्छे उसके स्पोर्ट्स के मैदान थे, सब थे। और उसके बाद फिर हमारे फादर पोस्ट हो गए थे प्रिंसिपल कंजर्वेटर, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट यूपी। तो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट यूपी हो गया यहाँ लखनऊ में ऑफिस होता है, क्योंकि यूपी की टॉप पोस्ट है फॉरेस्ट की, उसमें वो पोस्ट होके आ गए। तो मैं भी आ गया साथ में। क्लास 10 और ISC, उस समय 11th में ही हम लोग ISC का बोर्ड दिया करते थे। तो ISC बोर्ड का एग्जाम क्लास ये हमने दिया यहाँ पे लामार्टनियर से, लामार्टनियर कॉलेज लखनऊ से किया हमने। और लामार्टनियर से करने के बाद अच्छा था, मैं पढ़ाई में अच्छा था और अच्छी पोजीशन आई, अच्छे मार्क्स आए। तो ये था कि अब आगे क्या करना है। जी तो हमारे घर में हमेशा से वातावरण ये था, हमारे फादर भी यही कहते थे कि भाई अगर काबिलियत है और मेहनत कर सकते हो तो IAS बनो। ओके उनके ये एक उनका भी सपना था कि मेरे बेटे मेरे बच्चे IAS में आए, और वो हम लोगों को हमेशा, हर माँ बाप का हाँ, और हमको ये घर में इस बात के लिए इनकरेज करते थे, प्रोत्साहित करते थे, और यही कहते थे कि भाई अगर इस लेवल की पढ़ाई कर सकते हो, एकेडमिकली इतने ब्राइट हो सकते हो और मेहनत कर सकते हो, तो जरूर कोशिश करो और IAS में आने की कोशिश करो। तो ये एक मन में इच्छा थी बचपन में, ये घर का वातावरण था। इसी बात में एक ही बात ये भी थी कि भाई अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ो, वो अच्छा रहता है IAS के हिसाब से तैयारी करने के लिए भी, और वैसे भी स्टैंडर्ड एजुकेशन बहुत अच्छा है वहाँ का। और वहाँ भी सेंट स्टीफेंस कॉलेज बहुत मशहूर था। तो हमारे फादर ये भी कहते थे भाई सेंट स्टीफेंस में आप अच्छे मार्क्स लाओगे, एडमिशन हो जाएगा तो एक नींव पड़ जाएगी पूरी आगे के लिए। जी तो हमने यही किया। उसके आगे सेंट स्टीफेंस कॉलेज में अप्लाई किया, और सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारा एडमिशन हो गया। ठीक है। इंटरेस्टिंग बात ये रही कि मैं पहले साइंस स्टूडेंट था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स था मेरा 11th में, और अच्छा स्टूडेंट था साइंस का। और हमारे फादर भी बड़े साइंस के ही थे, और साइंस की तरफ उनका झुकाव भी था। जी तो बात घर में यही होती थी कि मैं फिजिक्स पढ़ूं, फिजिक्स ऑनर्स करूं। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, जो समय बदला, और कुछ ऐसा हुआ कि मेरे कुछ जो ISC का एग्जाम हुआ बोर्ड का, उसमें इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज, इस सब सब्जेक्ट्स में बहुत हाई मार्क्स आए थे। तो मेरा भी, मुझे समझ में आया कि मेरा झुकाव कुछ और है। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन लिखने वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, ह्यूमैनिटीज वाले। मुझे लिखने का शौक है, पढ़ने का बहुत शौक था, रीडिंग में बहुत करता था। रीडिंग मेरी हॉबी थी हमेशा से, बहुत किताबें पढ़ता था। क्लास 3-4 से शुरू कर दिया था, और लगातार क्लास और करिकुलम के बाहर की किताबें मैं बहुत पढ़ता था, आउटसाइड कोर्स। तो मैंने उस समय पता लगाया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे टॉप कोर्स जो माना जा रहा था वो हुआ करता था इकोनॉमिक्स ऑनर्स। दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, और जगह नहीं है इतना, पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉप कोर्स इकोनॉमिक्स ऑनर्स, और भी सेंट स्टीफेंस कॉलेज उसमें नंबर 1 माना जाता था। जी तो हमने सेंट स्टीफेंस कॉलेज में इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए अप्लाई किया। जी थोड़े बहुत मेरे फादर तो खुश नहीं हुए कि मैंने फिजिक्स से इकोनॉमिक्स बदल दिया, और उन्होंने कई बार पूछा भी, अरे ये क्यों कर दिया। लेकिन हमने कहा नहीं है, बस हम डिसाइड कर लिया है, हम इकोनॉमिक्स ही करेंगे। तो हमने इकोनॉमिक्स ऑनर्स बढ़ा, एंड वहाँ सिलेक्शन होता है, इंटरव्यू होता है, सब होता है, करके हम
सेलेक्ट हो गए सेंट स्टीफेंस कॉलेज में, वहाँ हॉस्टल में भी मिल गया हमको, रहे 3 साल रहे और हमने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया। बहुत अच्छा लगा मुझे सब्जेक्ट भी इकोनॉमिक्स, खासतौर से डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स जो होती है, तो उससे पूरे अपने देश के विकास और पूरे विश्व के विकास, आर्थिक विकास के बारे में हाँ, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और क्या हो रहा है चारों तरफ, उसको आदमी समझ लेता है और समझ के उसके बारे में अपना एक दृष्टिकोण एक बना सकता है। अब ये था कि नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए था लॉजिकली, क्योंकि मैंने बताया कि आईएएस का सपना था, तो डी स्कूल जिसे कहते हैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमए कर लेना चाहिए था और एमए करके फिर आईएएस की परीक्षा देनी चाहिए थी। पर यहाँ एक मोड़ आया, अकस्मात एक मोड़ आया लाइफ में। वो मोड़ ये आया कि जब मैं अपने फाइनल ईयर में था इकोनॉमिक्स ऑनर्स के, तो वहाँ एकदम से उस समय एक क्रेज था, बिल्कुल जिसे कहता चला हुआ था तूफान की, साहब आईआईएम में आना है, एमबीए करना है और आईआईएम में आना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में जाना है और एमबीए करना है। ये उस समय एकदम चला हुआ था। जितने टॉप स्टूडेंट्स थे मालूम पड़ा कि वो सब फॉर्म भर रहे हैं, चाहे इकोनॉमिक्स के हो, चाहे फिजिक्स के हो, चाहे केमिस्ट्री के हो, चाहे मैथमेटिक्स के हो, वो सब फॉर्म भर के आईएम अहमदाबाद जाना है। आईएम अहमदाबाद और आईएम कलकत्ता दो ही थे उस समय, बिल्कुल सही। आईएम अहमदाबाद आईएम कलकत्ता के फॉर्म लोग दिन भर रहे थे कि उसमें भाई आईएम अहमदाबाद शुरू से लेना है, जाना। और आईएम अहमदाबाद नंबर 1 था, आज भी है नंबर 1, आज भी है। तो उसके तो मैं पहले आई वाज नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि मेरा एम दूसरा था। मैंने फॉर्म वगैरह नहीं भरा, लेकिन जैसा होता है दोस्तों के उसमें, दोस्त लोगों ने कहा अरे यार हम सब दे रहे हैं, तुम भर नहीं रहे हो, तुम भी भरो, तुम भी भरो। और जब दोस्तों ने ज्यादा कहा तो हमने भी फॉर्म भर दिया। ठीक है। और फॉर्म भर दिया एंड आई विल शेयर विद यू कि हमने कोई उसकी तैयारी नहीं करी, जो भी उसका कैट का एग्जाम होता है, पूरा वो वर्बल लॉजिक और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, उसके लिए कॉल आ गई ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू के लिए, और उसके बाद मैं सेलेक्ट भी हो गया। ओके। तो आई एम अहमदाबाद में सेलेक्ट हो गया। और आई एम अहमदाबाद सेलेक्ट हो गया तो बड़ा एक जिसे कहते हैं ना एक डिलेमा, अब क्या करना है। एक बार तो मेरे फादर ने कहा कि नहीं भाई इसमें आ गए हो ठीक है, लेकिन तुमको तो आईएएस में ही जाना है, बिल्कुल सही। और तुम वही दिल्ली स्कूल में जाओ, वहां से एमए करो और उसके बाद आईएएस करो। तो फिर लेकिन बहुत से चारों तरफ से और लोगों ने अरे ये इतनी बड़ी चीज मिस हो गया सिलेक्शन, बिल्कुल सही बात अरे है। किसी का होता नहीं है, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया अहमदाबाद में, इसको तो मत छोड़ो, क्या करियर होगा, कॉर्पोरेट करियर होगा, बहुत अच्छी सैलरीज मिलेंगी, बहुत बढ़िया जॉब्स मिलेंगे, बहुत अच्छा लाइफ होगी, सब होगा, तो इसको तो छोड़ना नहीं चाहिए, वहां जाना चाहिए। और जब लोग मेरे ऊपर प्रेशर चारों तरफ से पड़ा, देन आई ऑल्सो डिसाइडेड कि मैं आईएम में से एमबीए कर लूँ। राइट। तो देन मैं आईएम से एमबीए करने चला गया, आईएम अहमदाबाद। आप सब देखिए कि डायरेक्ट आईएएस नहीं, आईएम से एमबीए, ये आप लोग देखिए। हाँ जी। तो आईएम से मैं एमबीए करने चला गया अहमदाबाद से, और मैंने एमबीए किया 2 साल पूरा अपना रेगुलर एमबीए वहां पे किया मैंने। बड़ा अच्छा 2 साल थे वो, एक बड़े ग्रोथ के 2 साल थे, क्योंकि आईएम का बड़ा अच्छा वातावरण है, बहुत अच्छा। एक तो पढ़ाई बहुत गजब की होती है वहाँ, अच्छा, और बहुत फास्ट पढ़ाई होती है, और बहुत हाई लेवल की पढ़ाई होती है। तो अगर आपका एकेडमिक लेवल ब्राइट नहीं हो तो आप उससे पेस नहीं कर सकते, आप पीछे रह जाएंगे। और बहुत स्ट्रिक्ट है उस मामले में वो एकेडमिक्स के बारे में। दूसरा जो था बड़ा इंटरेस्टिंग बात थी कि हम लोग तो उस समय में खाली 150 लोगों का बैच था हमारा, आज तो 300, 400 के बैच होते हैं। एट दैट टाइम वी वर ओनली 150 ऑफ अस, और सब जो थे वो कहीं ना कहीं के टॉपर थे। हाँ बिल्कुल, जो थे वो हर एक से पूछो तो वही बताता था, मैं अपने स्कूल में टॉप किया, मैंने अपने कॉलेज में टॉप किया, मैं सिलेक्शन ही नहीं होगा उसमें, कोई इससे कम था ही नहीं। तो सारा कंपटीशन टॉपर्स के बीच में, तो किसी को आगे रहना है, किसी को पीछे रहना है, कहीं कोई, तो बड़ा वो एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, तो कहीं मतलब बहुत जबरदस्त वो एक महसूस होती थी कि भाई ये कैसे कॉम्पीट करें, हर आदमी कोई किसी चीज में अच्छा है तो कोई किसी चीज में अच्छा है, ये कॉम्पिटिशन। और सबसे ज्यादा तो बात ये थी कि हम तो इकोनॉमिक्स से थे, हम लोगों का कॉम्पिटिशन हो जाता था इंजीनियर्स से, और क्योंकि इकोनॉमिक्स वाले कम होंगे वहां पे। हाँ, और ज्यादातर मोस्टली इट वे इंजीनियर्स, ऑलमोस्ट 80% ऑफ आवर बैच वाज इंजीनियर्स, जिसमें से भी 80% फिर आईआईटी। तो आईआईटी तो आप समझते ही बहुत जबरदस्त दिमाग होता है आईआईटी वालों का, पहले ही बहुत ब्राइट होते हैं, और खास तौर से मैथमेटिक्स वगैरह में दे आर वेरी गुड। तो हम जैसे इकोनॉमिक्स से गए थे, तो उस मुकाबले में वो हम लोगों से मैथमेटिक्स में दे वर डेफिनेटली बेटर इन मैथमेटिक्स। तो वो एक हमको एक पकड़ना था उनको, कि वो जितनी जल्दी आगे बढ़ जाते थे मैथ्स में, उतना हमको और अधिक समय लगता था पढ़ने में। तो एक दफे
ये भी आता था, अरे ये क्या बात हो गई, अरे भाई ये तो मैथ्स में ये लोग ज्यादा हमसे अच्छा कर ले रहे हैं। लेकिन फिर हमने अपना भी रास्ता देखा कि हम राइटिंग स्किल्स हमारी बेटर थी, तो जो दूसरे ऐसे सब्जेक्ट्स थे, रिटन एनालिसिस एंड कम्युनिकेशन वगैरह, ये सब वगैरह, उसमें हम बेहतर थे उनसे, वो हमसे सीखने आते थे। तो वो तरीके का वातावरण एक बना, एंड वो 2 साल बहुत ही अच्छे जुझारू 2 साल मैं कहूँगा रहे। एंड एट द एंड ऑफ दोस 2 years, जैसा अब भी होता है तब भी होता था कैंपस प्लेसमेंट, होता, कंपनियां आती थी बिल्कुल, फॉर कैंपस प्लेसमेंट, और कैंपस प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आई, एंड फॉर्चुनेटली हमारे को 2-3 कंपनियों में हम बिल्कुल पहुंच गए थे सिलेक्शन पे। लेकिन उस समय ये रूल था कि जो आपको पहले ऑफर मिल जाए, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। तो पहले ऑफर हमको मिल गया, मार्केटिंग हमने स्पेशलाइज की थी, हॉकिंस प्रेशर कुकर कंपनी थी मुंबई की, उसमें हमको मिल गया मार्केटिंग में से मार्केटिंग जॉब, और मिल गया, और बहुत अच्छी सैलरी, और सब उन्होंने हमको ऑफर भी करी, बिल्कुल वेरी नाइस। जो तो उसके बाद हमने ज्वाइन कर लिया, ओके, मुंबई गया मैं, ठीक है, और मुंबई हमने ज्वाइन कर लिया हॉकिंस को, और अच्छी कंपनी थी, इट्स अ गुड कंपनी, दे ट्रीटेड मी वेरी वेल, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मुझे भी दिया, और काम भी मुझे शुरू से ही बड़ी इंपॉर्टेंस दी काम की, पूरा एक रीजन का इंचार्ज बना दिया, सब कर दिया राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, इवन दो आई वाज अ मैनेजमेंट ट्रेनी, सीधे जिम्मेदारी भी पकड़ा दी, सब कर दिया। अब यहाँ मेरे जीवन का दूसरा मोड़ आता है जी, जीवन का दूसरा मोड़ ये आता है कि मैं काम तो करने लगा, बट आई वॉज नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड। ओके, जो अंदर से एक संतोष होता है ना, वो मुझको आत्मा से नहीं आ रहा, आत्मिक संतोष फीलिंग नहीं आ रही थी, मुझको ये लग रहा था कि दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू डू, मैं जीवन में ये नहीं करना चाहता हूँ, इससे मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, चाहे अच्छे से अच्छी तनख्वाह हो, अच्छे से अच्छा सब कुछ हो, बट आई एम नॉट गेटिंग इट, आई वांट समथिंग एल्स। मेरा अंदर से आत्मा कुछ और ढूंढ रही थी। उस वक्त अभी शादी नहीं हुई थी? नहीं, शादी नहीं हुई थी। तो मैंने फिर अपने अंदर से खंगालना शुरू किया, इंट्रोस्पेक्शन शुरू किया, अंदर झांकना शुरू किया कि भाई व्हाट इज इट दैट आई वांट, लाइफ में मैं चाहता क्या हूँ। धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरा इंटरेस्ट जो है वो सोसाइटी की तरफ है, ज़्यादा सोशल इश्यूज के बारे में। आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ, कि मेरे को ये चीज़ें एक्साइट करती थी कि भाई देश में पॉवर्टी है, गरीबी है, देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा, तो वो कैसे करा जाए, पॉवर्टी कैसे दूर की जाए, और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप किया जाए, देश की गवर्नेंस कैसे, ये इसके बारे में अखबारों में भी पढ़ता रहता था, इसके बारे में बुक्स भी पढ़ता रहता था। मेरा नेचुरल इंटरेस्ट इन सब एरियाज में बहुत था, एंड देन आई सडनली रियलाइज्ड कि दैट इज व्हाट आई वांट टू डू। अब वो चाहे बचपन से जो आईएएस की बात मन में रही हो, उसकी वजह से रहा हो, या मैंने जो रीडिंग इतनी की और उससे मेरा जो हुआ, या इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट था, पापा का भी उसमें योगदान था, उनकी थिंकिंग का। तो मेरा विद इन 6 months ये एक बात सामने आ गई कि नहीं, मैं तो इसके लिए नहीं बना हूं, मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। और सब बड़ा इंटरेस्टिंग था कि उस समय, बल्कि जब मैं अपने फादर से कहा तो वो भी थोड़ा सा, उन्होंने भी हेसिटेट किया, जबकि हालांकि वो फेवर में थे आईएएस के। उन्होंने कहा भाई सच अ गुड जॉब, इतना अच्छा जॉब है तुम्हारे पास, सब है, तो सोच लो 2 बार छोड़ने के, अगर आप सोच लो, बिकॉज आईएएस में ये भी नहीं रहता कि सिलेक्ट होगा कोई कि नहीं होगा सिलेक्ट, ये बड़ी अनसर्टेनिटी वाली बात है। और तुम इस चीज छोड़ दोगे तो कैसे, और ऐसा करो कि इसके साथ साथ पढ़ के देख लो आईएएस की तैयारी, आजकल यही होता है कि साथ साथ पढ़ लो। तो उसमें मैंने, आई रिमेंबर आई गिव हिम वेरी क्लियर आंसर। उसमें मेरे भगवान की दया से एक बात थी, मेरे माइंड में क्लैरिटी बहुत थी, तो मैंने बड़ी क्लैरिटी के साथ उनसे कह दिया कि दिस इज नॉट पॉसिबल। इवन कॉर्पोरेट सेक्टर का जॉब होता है, बहुत डिमांडिंग जॉब होता है, दे आर गिविंग मी गुड सैलरी, दे आर गिविंग मी गुड प्रोफाइल, एवरीथिंग, मैं इस बात से, लेकिन जॉब बहुत डिमांडिंग है। मुझे सुबह के 8-9 बजे से लेके रात के 8-9 बजे तक तो काम करना ही, जॉब के साथ आप आईएएस नहीं करना ही करना है। और जब 10-12 घंटे आप उस मेहनत से आप ऑफिस में काम कर रहे हो, देर आफ्टर आप सोचिए कि अब रात में बैठ के कितनी पढ़ाई कर लोगे, बिल्कुल सही बात, घंटा 2 घंटा पढ़ लोगे, उससे आईएएस नहीं हो सकते। उससे आईएएस इज ऑल्सो, यू हैव टू प्रिपेयर विद अ लॉट ऑफ टाइम इन हैंड। तो मैंने कहा वो नहीं हो सकता, इसलिए ये तो निर्णय लेना ही पड़ेगा। तो बल्कि उन्होंने मुझको, फादर ने ले जाके एक सीनियर आईसीएस से, वो उनसे मुलाकात कराई कि भाई इनसे एडवाइस लो। सीनियर आईसीएस ने मुझसे एक बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा यंग मैन, अ बर्ड इन हैंड इज ग्रेटर देन 2 इन द बुश। उन्होंने भी यही कहा, मतलब कि जो चीज हाथ में है उसको ना छोड़ो इस चक्कर में कि वहां बुश में 2 मिल जाएंगी चिड़िया, जो हाथ में है उसी को रहो। मतलब ये था कि जो है उसको मैंने वो शादी वाली बात इसीलिए पूछी कि अगर शादी हो गई होती तो फिर एक डबल प्रेशर होता। वाइफ भी यही कहती कि नहीं, आलोक नहीं जाना है। तो सही कह रहे हैं आप। तो वो
उन्होंने भी ये एडवाइस दी, बर्ड इन हैंड इज ग्रेटर देन टू इन द बुश, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं मानी। एंड वन फाइन डे 7 महीने या कुछ महीने जॉब किया, आई डिसाइडेड टू रिजाइन। और मैंने रिजाइनेशन अपना दे दिया। मुझे याद है हॉकिंस वाले भी बेचारे बहुत वेरी नाइस, उन्होंने मुझको बुलाया, बिल्कुल सीनियर मैनेजमेंट ने मुझे बुलाया, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर ने बुलाया, उन्होंने बात करी और उन्होंने कहा मुझसे कि भाई वाई, क्या बात है, कोई आपको कमी है, तकलीफ है, इफ यू वांट बेटर प्रोफाइल हम आपको बेटर प्रोफाइल दे देंगे, इफ यू वांट मोर सैलरी और समथिंग तो वो बताइए कि यहाँ कोई कमी हो रही है। और मैंने कहा नहीं, इट इज नॉट एन इशू एट ऑल एंड आई एम वेरी हैप्पी विद यू, आपने मेरा ट्रीटमेंट किया है, बहुत अच्छा किया है, बट somehow my inner voice is saying that it is not my calling, मेरी calling कुछ और है। Exactly. तो मुझे अपनी calling की तरफ जाने दीजिए जहाँ मुझे संतोष मिलेगा। Right. मैंने they accepted my resignation, I left। बल्कि वो तो मुझे और इंटरेस्टिंग बताऊंगा कि जहाँ मैं रहते थे, गुजराती बिजनेसमैन थे, उनके घर में हम किराए पे रहते थे। तो जब उनको बताया जा रहे हैं तो वो तो गुजराती बिजनेसमैन थे, तो वो तो समझ ही नहीं पाए। हाँ। वो मुझसे कहने लगे, ये बेटा ये जो IAS में तुम जा रहे हो, सोच रहे हो क्या यहाँ तुमको ज्यादा तनख्वाह मिलेगी? मैंने कहा नहीं, ज्यादा नहीं, इससे कम से कम 1/3 मिलेगी, 1/3 से ज्यादा भी नहीं मिलेगी। तो फिर उनको बात नहीं समझ में आई, गुजराती तब क्यों जा रहे हो? किसी भी व्यवसायी को ये बात नहीं समझ में, क्यों जा रहे हो? तो उनको बल्कि ये लगा कि ये लगता कोई निकाल दिया गया है, बता नहीं रहा है। तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, बेटा तुम्हें जल्दी नौकरी मिल जाए। मैंने कहा धन्यवाद कह के मैं मुंबई छोड़ के आ गया, दिल्ली आ गया। और दिल्ली में मेरा एक साथी भी था और हम दोनों लोगों ने मिलके, वो भी IIM का था, तो हम दोनों लोगों ने मिलके डिफेंस कॉलोनी में, बरसाती में साथ लिया, एक कमरा लिया। और वो कमरा लेके हम वहाँ पे रुके और मार्च में हमने शुरू किया प्रिपरेशन। उस समय प्रीलिम्स नहीं होते थे, तब सीधे मेन एग्जाम, सीधे मेन एग्जाम होता था, और मेन एग्जाम हमारा अक्टूबर-नवंबर में था। तो ये इतना प्रिपरेशन हमने पूरा सिंगल माइंडेड तरीके से पूरे डिवोशन के साथ जो है वो किया, प्रिपरेशन किया। उस जमाने में सिस्टम फर्क था, उस समय हमको 3 तो कंपलसरी पेपर होते थे, एसे, जनरल इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज जिसे कहते हैं, बट बाकी 5 ऑप्शनल लेने पड़ते थे। 5 ऑप्शनल्स वी हैड टू टेक, 3 फॉर लेते थे IPS और सेंट्रल सर्विसेज के लिए, और हायर 2 ऑप्शनल्स होते थे, और IAS और फॉरेन सर्विस के लिए होते थे। तो 5 हमने लिए क्योंकि हमारा इंटरेस्ट तो IAS में ही था। ठीक है, वो 5 ऑप्शनल्स हमने दिए और ये तैयारी करके एग्जामिनेशन। और ज्यादातर ऑप्शनल्स ऐसे थे जो कभी पढ़े नहीं थे पहले, तब नए पढ़े, हिस्ट्री लिया, लॉ लिया, इंटरनेशनल वो लॉ लिया, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन लिया, ऐसे पेपर्स लिए और ऐसे लेके दिया। एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड फर्स्ट ही अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया, पहले अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया। और जैसा आपने कहा IAS में आई वाज रैंक्ड 4th इन द IAS। हाँ, ये बड़ी बात, पहले अटेम्प्ट में 4th रैंक आ गई। तो ये दिस वाज द ग्रेस ऑफ गॉड, सेलेक्ट हो गए। उसके बाद IAS का करियर शुरू हो गया। तो यहाँ तक जैसे आपने पूछा कि शुरुआत से लेके IAS तक कैसे जर्नी रहा, तो मैंने कहा ये आपको मैं बता दूं, ये रहा जर्नी। ये इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये स्पेशली ये मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ, मेरी बिटिया भी पढ़ने में तेज़ है, अपने स्कूल में भी, हाई स्कूल में उसने टॉप किया है। तो मैं भी चाहता हूँ कि ये पॉडकास्ट वो भी देखे कि पढ़ने में तुम अच्छी हो तो क्लियर माइंड, जो अब तक इस बात में समझ में आई मुझे, जो यूथ के लिए मैसेज जो था IAS बनने तक का, कि आपको क्लियर होना पड़ेगा। ठीक है, और क्या क्या पॉइंट जो यूथ को, अब तो IAS बनने तक का सफ़र आपने बता दिया, तो उनको किन किन पॉइंट्स पे ध्यान देना चाहिए, ये हम चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं हमेशा यूथ के लिए मेरी एक बात है, मैं यूथ को बात कहना चाहूँगा ऑडियंस को कि करियर की चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बिकॉज 35-40 साल आपका जीवन उसी में बीतता है, अधिकतर टाइम आप करियर में लगाते हो। तो करियर की चॉइस को बहुत सोच समझ के करना चाहिए, किसी के कहने से नहीं। आजकल बहुत हो जाता है कि फादर या मदर या पेरेंट्स ने दबाव दे दिया, का बहुत दबाव है, या कभी कभी दोस्तों के उसमें बहकावे में या कहलावे में आ जाना कि ये बन जाना है, ये हो जाए, या किसी दूसरे को देख के, या किसी गलत धारणा से। तो ये नहीं, बड़े समझ लेना चाहिए किस चीज में क्या इन्वॉल्वमेंट है, एंड वेदर आपकी इनर कॉलिंग जिसे मैं कहता हूँ ना, अंदर की आवाज, वो है कि नहीं है। नहीं, आपको वही करियर लेना चाहिए जो आपकी इनर कॉलिंग हो, तब आप बहुत अच्छा भी करेंगे लाइफ में, ठीक है, टॉप पे पहुंचेंगे, और आपको बेहद संतोष भी रहेगा, बहुत सेटिस्फेक्शन भी अपनी लाइफ से और अपने करियर से मिलेगा। तो ये लेकिन आसान नहीं होता है, इसके लिए काफी इंट्रोस्पेक्शन और अपने बारे में सोचना पड़ेगा कि मेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, मेरे वीक पॉइंट क्या है, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या नहीं अच्छा लगता है, मैं आई एम हैप्पी डीलिंग विद पीपल, या मैं किताबों के साथ ज्यादा खुश हूँ,
होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, हाँ। कई लोग आईएएस में आ गए, मैंने देखा साथी, और बहुत अच्छे आए, टॉपर्स भी रहे, बट आईएएस में उतने सफल नहीं हुए, लेकिन बहुत ब्रिलियंट थे। हाँ। तो मैं कभी कभी यही सोचता था, और उनका नेचर बिल्कुल फर्क था। हाँ। बहुत तेज थे दिमाग। अगर वो एकेडमिक्स में जाते हाँ, तो वहाँ और आईएएस में ना आते हाँ। और प्रोफेसर बनते, हाँ। तो पता नहीं कितनी किताबें लिखते, कितनी रिसर्च करते। Exactly. दे वेर मोर सूटेड हाँ। टू दैट करियर। और कि आईएएस में जब उनको टीम बनानी है, मोटिवेशन करना है, लोगों के साथ डील करना है, पब्लिक से डीलिंग करनी है, उसमें शायद उनका दिमाग या मन उतना नहीं लगता था। हाँ, तो वो इसमें इतने सफल नहीं हो पाए। हाँ। पर अगर उसके जाते एकेडमिक लाइन में, तो दे वुड हैव बीन फार फार मोर सक्सेसफुल। एक चीज और मैं देख रहा हूँ आजकल, जैसे माँ बाप भी जबरदस्ती, बहुत सारे बच्चों का केस हम देखते हैं कि ये जानते हुए कि लड़का नहीं कर पाएगा उसको कोटा भेज देते हैं, या उसका एकेडमिक अच्छा नहीं होने के बावजूद वो कुछ और करना चाहता है तो उसको ज़बरदस्ती नीट का एग्ज़ाम दिलवाते जाते हैं। बिल्कुल आपने संदीप जी ठीक कहा, और मैं तो इस बारे में बिल्कुल आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से यूथ को भी और उनके पेरेंट्स को भी एड्रेस करना चाहूंगा जी कि कभी भी बच्चे को जबरदस्ती फोर्स मत करिए। आपकी ड्रीम कोई रही हो, बट यू डोंट हैव टू लिव योर ड्रीम थ्रू योर चिल्ड्रन। बच्चे आपसे फर्क है, इट नॉट नेसेसरली लाइक यू। उनका एप्टीट्यूड फर्क हो सकता है, उनके टैलेंट फर्क हो सकता है, उनकी एबिलिटी फर्क हो सकती है। बिल्कुल सही। उनको बढ़ने दीजिए, और जिस तरफ उनका झुकाव और इंटरेस्ट हो उस तरफ उनको इनकरेज किए जाने को। आदमी उसमें आजकल तो, अब तो उस जमाने में तो कम करियर थे, अब तो 200-300 करियर अवेलेबल है इस समय मार्केट में। और किसी भी करियर में आप चले जाइए तो आप टॉप पे पहुंच जाइए, तो यू कैन अर्न मनी, यू कैन लिव अ वेरी गुड लाइफ, और बहुत संतोष भी आपको मिल सकता है। सही बात है। इसलिए किसी को ढकेलना नहीं चाहिए। मैंने तो, आपने जो बात कही, मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी टेक्निकल एजुकेशन था उत्तर प्रदेश का। मुझे याद है एक बार एक लड़के को लेके एक पेरेंट्स मेरे पास आए, और ये था कि साहब ये सक्सीड नहीं किया है इसमें जेईई और सब में, और यूपीटीयू के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, और आप इसको जो है कहीं मैनेजमेंट कोटा से कहीं दिलवा दीजिए इंजीनियरिंग में एडमिशन। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने लड़के की मार्कशीट देखी और सब देखा, तो आई फाउंड कि वो, उसका पीसीएम के मार्क्स ही बहुत कम थे। तो मेरे को लग गया कि ये नहीं सक्सीड कर पाएगा इंजीनियरिंग में। तो मैंने उससे अलग से बात करने की कोशिश की, एंड देन आई रियलाइज उसको इंजीनियरिंग में रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं था। और जब मैंने उससे और कुरेद की बात करी, देन आई सडनली फाउंड कि वो बार बार लॉ की तरफ बात कर रहा था। ओके। उसका लॉ में इंटरेस्ट था। ठीक है। लॉ के बारे में जब बात करता था तो उसकी आंखें खिल जाती थी। और जहाँ इंजीनियरिंग की बात आती थी तो वो एकदम जैसे कि माँ बाप का दबाव है, वो समझ में आ जाता था कि किधर जा रहा है। तो मैंने उनके पेरेंट्स को तभी बुला के कहा, मैंने कहा आप इस लड़के के साथ जाती कर रहे हैं, आई एम प्रिंसिपल सेक्रेटरी टेक्निकल एजुकेशन, आप मेरे पर दबाव डालोगे तो मैं मैनेजमेंट कोटा में कहीं ना कहीं इसका एडमिशन करा दूंगा। आई हैव दैट पावर, अथॉरिटी, आई कैन गेट इट डन, बट आई विल नॉट डू इट, बिकॉज मेरा ये समझना है कि इस बच्चे के लिए ये सही नहीं, यू आर नॉट पुशिंग हिम टू द राइट करियर। इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट ही नहीं है मैथमेटिक्स वगैरह, ही इज नॉट, दैट इज नॉट हिज एरिया, डोंट पुश हिम इनटू दिस करियर। और जो लॉ कराइए ना इसको, लेट हिम गो इनटू अ करियर, व्हेन ही टेक्स अप लॉ, मे बी ही विल डू वेरी वेरी वेल, बहुत अच्छा करेगा। बहरहाल वो चले गए, पता नहीं मेरी बात मानी या नहीं मानी, उनके चेहरे से तो ऐसा लगा था उन्होंने सोचा होगा इन्होंने टाल दिया मेरा हमारा कहना, नहीं कहा, जैसा भी होगा। और मैंने उनको सच्ची एडवाइस दी थी। तो यही मैं सबकी एडवाइस देना चाहता हूँ कि हर बच्चा यूनिक होता है, हर बच्चा डिफरेंट होता है, हर बच्चे का टैलेंट अलग होता है। अब हर बच्चे को आप कहिए कि आईआईटी दे दो, आईआईटी ना हो तो आप फेल हो गए लाइफ में, ऐसा तो नहीं, इट इज नॉट दैट। सही बात है। योर एप्टीट्यूड मे बी इन म्यूजिक, सो यू गो एंड बिकम अ म्यूजिशियन। एग्जैक्टली। योर एप्टीट्यूड मे बी इन फैशन टेक्नोलॉजी, एग्जैक्टली, आप उसमें जाके करिए। बिल्कुल। एक और गार्जियन की मैं प्रॉब्लम देखता हूँ अभी मैं रिसेंटली, कि वो उनको लगता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो मेरा लड़का किसी कीमत पे सरकारी नौकरी करे। ये तो हमारे उत्तर प्रदेश वगैरह में तो और भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में खासतौर से ये जो, इसका एक रीजन तो मैं ये कहता हूँ, आईएएस या कोई भी सरकारी नौकरी की तरफ जो झुकाव, मैं आईएएस की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी सरकारी नौकरी, छोटी का यहाँ छोटा मतलब नहीं है, मतलब जो बी सी डी ग्रेड भी है, वहां पे भी जो गवर्नमेंट जॉब में है, वो ये चाहते हैं कि मेरा लड़का गवर्नमेंट ही जॉब करे। उसका रीजन ये भी है, एक मैंने बताया कि एक तो हम लोग यूपी वगैरह इंडस्ट्रियलाइजेशन कम है, ये एज कम्पेयर टू स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र और गुजरात एंड अदर्स और तमिलनाडु। देखिए जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन है वहाँ देयर आर अदर जॉब्स व्हिच आर अवेलेबल इन द मार्केट। ये बड़ी बात है कि इंडस्ट्री एक बड़ा रीजन है, उतने जॉब्स आउटसाइड गवर्नमेंट अवेलेबल नहीं है। तो हर बच्चा यही कोशिश करता है कि किसी न किसी लेवल पे सरकारी में। दूसरा कुछ सरकारी का ये जो स्टेट्स है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है ना, क्यों, मेरी अपनी ये थ्योरी है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है तो ये स्टेट्स अभी भी फ्यूडलिस्टिक स्टेट्स हैं।
फ्यूडलिज्म है यहाँ। हाँ। तो फ्यूडलिज्म में जो सरकारी अधिकारी है ना, उनकी बड़ी अधिकार है, पावर है। हाँ, पावर है, तो पावर और धमक को दिखता है वो। धमक दिख। तो हर आदमी देखता है कि सरकारी अधिकारी की इतनी पावर है, इतनी धमक है, अरे भाई तो सरकारी अधिकारी बन जाओ। हाँ, अरे भाई यहाँ तो आपसे क्या शेयर करूं, हंसी मजाक की बात ही है। लोग कहते हैं सरकारी अधिकारी जो हो जाता है उसी की अच्छी शादी होती है, दूसरे की नहीं होती। हाँ, ये भी लोग कहते ये हैं। भी सही है। यहाँ तक सोसाइटी की थिंकिंग है इस तरीके की। हाँ, हाँ, है ही। This is the kind of वो thinking. तो सरकारी अधिकारी की तो बात छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूँ मतलब बिल्कुल जो कर्मचारी लेवल का जो होता है, और ऐसे बहुत मीम्स सोशल मीडिया पे मिलेंगे जिसमें एक तरफ चाहे वो AI से जनरेट करके एक बदसूरत सा आदमी और एक अच्छी लड़की से शादी हो रही है ऐसा पोस्ट डाल के, हाँ ये सरकारी नौकरी वाला है। मतलब एक इस तरह का कैडर बना दिया है, एक डिफरेंट माइंडसेट कर दिया है। और ये बड़ा एक सही चीज नहीं है। जब सही चीज नहीं है सर, सारी बातें हो गई, एक मेरा खुद का एक सवाल है। स्टडी में एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है, मैं चूँकि ये स्पेशली मैं हिंदी भाषी के लिए बना रहा हूँ ये वीडियो, तो ज़्यादा इंग्लिश ना बोल के मैं ये कहूँ कि एक तरह से आज जो डिस्ट्रैक्शन है, जो बाधाएं हैं पढ़ाई में, जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं, मुझे जो लगता है जो आपके समय में था उसके कंपैरिजन में आज डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब क्या ये मेरा ये सोचना सही है? आपके टाइम पे कम डिस्ट्रैक्शन तो बढ़ ही गया है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अरे मोबाइल ही देख लीजिए, हर एक के हाथ में मोबाइल बाय इटसेल्फ अपने आप में बहुत बड़ा सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन मोबाइल ही है। आजकल हर यंग बॉय एंड गर्ल आप देखिए लगातार अपने मोबाइल को ही देखते रहते हैं। व्हाट्सएप मैसेजिंग हो रही है, रील्स देख रहे हैं, किताब नहीं पढ़ना चाहते, लिखना बिल्कुल नहीं चाहते। वो एक बड़ा भारी डिस्ट्रैक्शन है जो हम लोगों के टाइम पे नहीं था। हाँ, बाद में टेलीविजन भी हम लोग के टाइम पे इतना नहीं था, वो बाद में आया टेलीविजन, मतलब वो आया, थोड़ा आया, तो डिस्ट्रैक्शन लेवल तो बढ़ गया। बट अल्टीमेटली मैं ये कहूंगा कि जब आपको किसी चीज के लिए जैसे तैयारी करनी है, पढ़ाई करनी है, या किसी सर्विस के लिए या किसी जॉब के लिए करना है प्रिपरेशन, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, तो इन डिस्ट्रैक्शंस को वो फिर एक विल पावर की बात आ जाती है कि विल पावर से उस डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को हटा के और पूरा फोकस करिए। और ऐसा लोग करते हैं, जो लोग सिलेक्ट होते हैं, आते हैं, आप उनके इंटरव्यू पढ़ लीजिए, वो कहते हैं हम सोशल मीडिया से अलग रहे, हमने मोबाइल कम से कम इस्तेमाल किया, हमने फोकस अपने उस पर किया। तो यू हैव टू फोकस ऑन योर गोल। एक और प्रॉब्लम है जहां मैं कहना नहीं चाहिए, मैं उसमें सरकार को थोड़ा दोषी पाता हूं। आप देखिए, जैसे मेरे भी टाइम में जब मैं भी पढ़ता था तो हम लोग भी क्रिकेट खेलते थे, तो मैच लिमिटेड हुआ करते थे। मतलब जैसे हम गांव में टीवी लगा के देखते थे कि आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, आज फाइनल मैच है। मैं कई गार्जियन बोले कि सर आप ये आवाज़ उठाओ, मुझसे बोले कि ये जो आजकल एक जैसे IPL है, अब देखिए पिछले पता नहीं 1.5 महीना हो गया होगा, अभी वो और चलेगा। मतलब मेरा खुद का लड़का, अपने लड़के की मैं बात कह रहा हूँ, वो जाता है ट्यूशन और मतलब उधर से भागा भागा आता है, और अगर जिस दिन उसकी फेवरेट टीम का मैच है, मतलब रोज 7 से 10:30 पढ़ने में ठीक है, वो पढ़ाई पूरी कर लेता है, लेकिन 7 से 10:30 डिस्परेट होके वो मैच देखता है, और ये पूरा 2 महीना। तो ये कितना किलिंग है इसका। अब बिल्कुल बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सरकार किसी चीज को रोक दे या बंद कर दे। दिस इज नेचुरल एवोल्यूशन की पार्ट है, कम्युनिकेशन बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, तो दिस थिंग्स आर इंक्रीजिंग। ये मैं गार्जियन का दुख बता रहा हूं। वो डिस्ट्रैक्शन तो है, डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट किसी चीज को ये करे कि लॉ से कह दे कि अब थोड़ा बहुत तो हो रहा है। तो सोशल मीडिया पर गवर्नमेंट सोच रही है कि एक उम्र के नीचे जो है सोशल मीडिया एक्सेस जो है नहीं अलाउ करें। ऑस्ट्रेलिया वगैरह में किया ही है, इंडियन गवर्नमेंट भी इसके बारे में विचार कर रही है। तो ये सब तो गवर्नमेंट थोड़ा बहुत रेगुलेट कर सकती है, बट बाय एंड लार्ज अब यू कांट रियली स्टॉप किया इसके लिए IPL बंद कर दिया जाए या IPL ना देखे कोई, दैट इज नॉट पॉसिबल। वो आएगा ही टीवी में, तो वो तो घर में ही वो एक रेगुलेशन करना पड़ेगा, या बच्चे को ही अपने गोल को देखते हुए अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। यहाँ से एक और चीज जो बाहर निकल के आ रही है, जो कुछ थोड़े बहुत जो पैसे दे दिए जा रहे हैं सोशल मीडिया चलाने वालों को, है ना, तो एक तरफ वो जो चमक धमक है वो भी मिसगाइड कर रहा है, मुझे जो समझ में आ रहा है। मतलब घंटों लाइव रहना, है ना, और ऊल जलूल रील बनाना, जो यूथ जो मिसगाइड है वो मुझे समझ में आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इसके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन बनानी चाहिए कि आप कंटेंट क्या डालें? ये तो है कि कंटेंट
ऐसा ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए हाँ। या गलत कंटेंट नहीं होना चाहिए, ये तो गवर्नमेंट भी कहती है। और उसकी जो ये होते हैं साइट्स, उसको भी कहा जाता है, इन्फ्लुएंसर्स वगैरह को भी कहा जाता है। और पॉइंट ये है कि इससे ज़्यादा गवर्नमेंट के कंट्रोल की बात नहीं है, मोर और लेस इट इज़ अ मैटर ऑफ सेल्फ कंट्रोल, जितना ज़्यादा हो सकता है। और दोनों साइड हैं, ये चीज़ें आई हैं इससे, जहाँ एक तो लोगों को बहुत अपॉर्चुनिटी भी मिली है जो पहले नहीं थी, ये भी मैं कहना चाहूँगा। ये भी बात सही है। जहाँ एक तरफ डिस्ट्रैक्शन है, अब आज कहाँ से लोग आपको ये भी तैयार हो जा रहे हैं जो गजब का कंटेंट भी क्रिएट कर लेते हैं, ये भी सही है। गजब की आपकी फिल्म भी बना ले रहे हैं, बिल्कुल। गांव में रह के फिल्म बना रहे हैं, एक से एक बढ़िया फिल्म बना लेते ये हैं, भी और एक से एक अपने म्यूजिक को सॉन्ग्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यहाँ जो टैलेंट कभी सामने आता नहीं, वो सामने आ रहा है। यहाँ आप ये कहना चाहेंगे कि चाकू है, सब्जी काटो या गला काटो, इट कैन वर्क बोथ वेज। उसके जो एडवांटेजेस हैं उनको भी देख लिया जाए, और डिसएडवांटेजेस हैं उसको ऑफ कोर्स सोसाइटी को, पेरेंट्स को, कम्युनिटी को, सबको थोड़ा बहुत अपने आप से उसको कुल मिला के विल पावर और कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वहां तक की बात हो गई। जॉब एज अ आईएएस पहली कौन सी थी आप? देखिए, आईएएस में मैं यूपी कार्डर में अलॉट हुआ, क्योंकि हम लोग की जो कार्डर अलॉट होता है वो मेरिट के अकॉर्डिंग होता है। तो हमारा होम स्टेट यूपी था। आमतौर पे यूपी नहीं मिलता जल्दी लोगों को, क्योंकि वो मेरिट में एग्जॉस्ट हो जाता है, पर क्योंकि रैंक हाई थी इसलिए यूपी मिल गया। ये सबसे पहले अच्छी बात रही। और लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में हमने ट्रेनिंग करी, 1 साल वहाँ ट्रेनिंग करी, उसके बाद 1 साल डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग हमको गोरखपुर भेजा गया था। अच्छा, गोरखपुर मेरा होम टाउन है। अच्छा, गोरखपुर में डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग करी और करके फिर वापस गए और पूरा करके आए। तो पहली पोस्टिंग तो जो होती है आईएएस में, वो होती है एज सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ही होती है एसडीएम। वो करीब 2 साल ऑफिसर एसडीएम के पोस्ट पर रहता है। एसडीएम रहे गोरखपुर? हम रहे नहीं, गोरखपुर में तो अंडर ट्रेनिंग था। अंडर ट्रेनिंग एसडीएम फिर मुझे यहाँ पोस्ट हुआ था, उस समय कानपुर डिस्ट्रिक्ट था, अनडिवाइडेड कानपुर था। तो उसमें डेरापुर तहसील थी। तो डेरापुर तहसील में मैं एसडीएम बना, और 1 साल फिर मुझे पहाड़ों में पोस्टिंग हो गई थी। वो चमोली डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, चमोली, ऊखीमठ, जहाँ केदारनाथ मेरे अंदर आता था, जुरिडिक्शन में आता था। तो एसडीएम ऊखीमठ भी रहा 1 साल। तो 2 साल ये एसडीएम रहा। उसके बाद हम लोग प्रमोट हो जाते हैं सीनियर टाइम स्केल में करके, फिर आगे की पोस्टिंग मिलती है। अगली पोस्टिंग वहां से मैं बन गया था जनरल मैनेजर यूपी स्टेट कॉर्पोरेशन है डाला में, मिर्जापुर में। वहाँ मुझे पोस्ट किया गया था। बहुत अच्छा असाइनमेंट था वो, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इन्वॉल्वमेंट वाला। वो करीब मैंने 3 साल किया, और उसके बाद मेरे को पहला डिस्ट्रिक्ट का चार्ज मिल गया डीएमशिप का। वो डीएम गाजीपुर में बना था। डीएम गाजीपुर में? ये कितने साल मतलब रहे वहाँ? डीएम गाजीपुर में रहा 2 साल, 2 साल रहा करीब डीएम गाजीपुर रहा। फिर आगे और उसके बाद हो गया था मैं मैनेजिंग डायरेक्टर यूपी स्टेट स्पिनिंग मिल्स कानपुर। और उसके बाद महाकुंभ मेला 1988 का आ रहा था, तो मुझको इलाहाबाद का वो म्युनिसिपल कमिश्नर इसे कहते हैं, प्रशासक एंड वाइस चेयरमैन ऑफ द इलाहाबाद डेवलपमेंट पूरा उस मेले को पूरा जो मेले वाला तो अलग होता है अधिकारी। अच्छा। हम पूरे शहर को देख रहे थे, शहर को एज म्युनिसिपल कमिश्नर के एंड एज वाइस चेयरमैन ऑफ द डेवलपमेंट अथॉरिटी। दोनों चार्ज मेरे पास थे। तो उसका असर शहर में पूरा पड़ता है ना, मिलेगा पूरे शहर, सारा ट्रैफिक शहर से जाता है। तो शहर का सारा सड़कें चौड़ी होती हैं, इंक्रोचमेंट हटाया जाता है, सफाई होती है, पानी व्यवस्था की जाती है, सीवर सफाई होती है, ये तमाम काम शहर में होता है। प्रशासनिक लेवल पे बहुत तो वो बहुत जो इसलिए मुझको वहाँ भेजा गया। तो मैं 2 साल वहाँ रहा। उसके बाद छोड़े लेके डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज में एडिशनल डायरेक्टर बना। फिर उसके बाद मुझे फिर डीएमशिप मिली, और फिर एक के बाद एक कई डीएमशिप मिल गई, क्योंकि ज्यादातर लोगों को अपने करियर में 1 या 2 डीएमशिप मिलती, पर मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझको 5 डीएमशिप मिली। 5? हाँ। तो गाजीपुर तो पहले मिला, उसके बाद मैं डीएम बांदा बना, डीएम बांदा के बाद डीएम गाजियाबाद, डीएम गाजी के बाद डीएम आगरा, और डीएम आगरा के बाद डीएम इलाहाबाद जो अब प्रयागराज। तो मैं इस तरीके से 5 डिस्ट्रिक्ट करी। उसके बाद हम लोग प्रमोट होके हायर स्केल में चले गए। तो ये शुरू का करियर रहा। चलिए ठीक है। शादी कब हुई? हाँ, 81 में हो गई थी। मैं एसडीएम ही था कानपुर में, मेरा समाप्त हो गया था एसडीएम शिप करीब तभी मेरी शादी हो गई। ओके। बच्चे? 2 बच्चे हैं, दोनों प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेट सेक्टर में है। वो आईएएस की तरफ नहीं आए। अब देखिए उनका अलग था, उनका अलग झुकाव और दादाजी से अलग हो गया। उनका अलग झुकाव था। मैं कॉर्पोरेट सेक्टर छोड़ के इधर आया, वो एमबीए करके वो सब करके वो कॉर्पोरेट सेक्टर में गए, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। एक मोटोरोला कंपनी को हेड कर रहे हैं, मार्केटिंग उनका इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया पूरा, गुड़गांव में बेस्ड है। एक एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में है, उनका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी विंग और एयर कंडीशनिंग को उसको हेड कर रहे हैं नेशनल लेवल पे। सो दे आर बोथ डूइंग वेरी वेल, अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2012 में एक बड़ी 2012 से जो 17 का कार्यकाल है आपका,
और उसको एग्जैक्टली जो आपको लोग जानते हैं, जो आज के दौर के लोग, जो सारी बातें तो हो गई, अब शायद वो आप लोग समझ लेंगे होंगे अब तक कि आलोक रंजन सिर्फ 2012-17 के नहीं थे, उससे पहले भी बहुत चीज़ें थी। तो अभी जो है 2012 से 2017 वाली चीज़ सब जानना चाहते हैं। तो 2012 और 17 में बहुत सारे काम किए आप लोगों ने, आपकी और वो उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री की जोड़ी बड़ी हिट मानी जाती है। कुछ उसके बारे में बताइए। नहीं, देखिए 2012 से 17 के पीरियड में मैं पहले तो मेरे पोस्टेड था एज एपीसी कहा जाता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर। ये हमारे उत्तर प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी के बाद नेक्स्ट पोस्ट यही होती है। उस पे स्केल सेम होता है चीफ सेक्रेटरी, इट इज सेड टू बी द सेकंड पोस्ट आफ्टर दैट ऑफ चीफ सेक्रेटरी। और 19 डिपार्टमेंट जो एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट से संबंधित होते हैं वो एपीसी देखता है। तो ये बहुत अच्छी पोस्ट है, ये मेरे पास थी। और साथ ही साथ उस समय के मुख्यमंत्री जी ने मुझे, माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे आईआईडीसी भी बना दिया था। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर। तो वो इंडस्ट्रीज के रिलेटेड भी मैं काम देखता था। तो काफी अच्छे डिपार्टमेंट्स मेरे पास थे एज हेडिंग देम। और मुझे याद है ये 2 साल मैंने इन दोनों पोस्टों पे काम किया और बहुत अच्छा रहा। एज एपीसी हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया था, मुझे अभी भी याद है, कि फर्टिलाइजर वगैरह की कमी जो पहले हुआ करती थी उसमें मुझे याद है पहले लाइनें लगती थी, ब्लैक मार्केटिंग की तमाम शिकायतें आती थी, वो खत्म हो गई थी। इस तरीके से मैनेज किया हमने। वहां सीधे कंपनी से कब रेक लोड हुआ, कब चला, कब कहाँ डिलीवर हुआ, कब कैसे किसान तक पहुंचा, उसकी मॉनिटरिंग इतनी अच्छी तरीके से की थी कि कंप्लीटली ये हो गया था कि फर्टिलाइजर की कोई शॉर्टेज वगैरह यूपी में है ही नहीं। और सीड वगैरह की भी अवेलेबिलिटी सब टाइम पे करा दी, सारे इनपुट्स पहुंचा दिए। साथ ही साथ मार्केट्स डेवलप किए थे। चीफ मिनिस्टर साहब जो थे उनको एग्रीकल्चर मंडीज की डेवलप करने का बहुत वो था। तो हमने बुंदेलखंड में भी डेवलप करी मॉडर्न मंडीज, और भी जगह करी, जिससे किसान की प्रोड्यूस की मार्केटिंग जो है वो सही तरीके से हो सके और उसको उचित दाम जो है अपने प्रोड्यूस का मिले। 2 महत्वपूर्ण योजना जरूर मेंशन करूंगा इस समय जो हुई जब मैं एपीसी था। एक तो कामधेनु योजना। कामधेनु योजना थी डेयरी का रेवोल्यूशन। अच्छा, हमने एक अच्छी नस्ल की गाय 100 तक गायों का यूनिट एक बनाया। एक मिनी कामधेनु तो 50 यूनिट था। वो उसके लोन सबवेंशन दिया हमने, इंटरेस्ट सबवेंशन दिया, और करके अच्छी नस्ल की गायें उनको खरीदवा के दी फार्मर्स को, जिससे उनको एक पूरी डेयरी अपनी सेटअप कर सके। अच्छा। और उसमें बहुत बढ़िया दुग्ध उत्पादन और उसका पूरा चेन बना दी कि कहाँ दुग्ध खरीदा जाएगा, कहाँ चिलिंग प्लांट होगा, कहाँ प्रोसेसिंग होगी, कैसे बढ़ेगा। एज अ रिजल्ट जो है किसान की आय में बढ़ोतरी का वो बड़ा भारी कदम था कामधेनु स्कीम। सिमिलरली हम लोगों ने एक पोल्ट्री की स्कीम दी थी। मुझे अभी तक याद है उस समय पोल्ट्री में 1 करोड़ अंडे जो है पर डे कहा जाता था, बाहर से आते हैं उत्तर प्रदेश में। तो हम लोगों ने कहा ये खत्म करके हम लोग सेल्फ रिलायंट बन जाए। तो उसका पूरा एक पोल्ट्री की स्कीम लाए, जिसमें तमाम लोगों ने पोल्ट्री के यूनिट्स यहाँ लगाए, और बहुत कुछ जो इम्पोर्ट होता था वो मेरे टाइम पे मुझे याद है काफी कम हो गया था। तो ये 2 स्कीम्स में विशेष तौर पे मेंशन करना चाहूंगा, जिससे किसान की आय में बहुत बढ़ोतरी हुई और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को भी इसके माध्यम से किसानों के लिए काम बहुत हुआ। एक किसानों के लिए मेट्रो वाली जो अब आए, नेक्स्ट हम लोग आए पीरियड जब मैं चीफ सेक्रेटरी बना जी, वो वही कार्यकाल 2014 में। और 2014 से 2.25 साल मैं चीफ सेक्रेटरी रहा। उस दौरान बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी का पूरा सपोर्ट था, और उसकी वजह से आपकी जोड़ी हम लोगों ने, उन्होंने हमको पूरा फ्री हैंड दिया। बहुत पॉपुलर उनका विजन था डेवलपमेंट का विजन था उनका, बहुत बड़ा सोच थी डेवलपमेंट के बारे में, और वो पूरा सपोर्ट देते थे, मुझे फ्रीडम दिया। मुझे पिछले 16 साल से मैं इस फील्ड, मतलब एक रणनीतिकार के तौर पे हूँ, तो कहीं भी इतना क्लोज नेम जो है किसी भी सेक्रेटरी का, चीफ सेक्रेटरी का सीएम के साथ इतना नाम जब भी डेवलपमेंट की आती है तो एक नाम आपका भी आ जाता है कि वो उनका एक बड़ा की रोल था। और वो अखिलेश जी भी हर जगह हर मीटिंग में ये एड्रेस करते हैं कि आपका था। तो हाँ, आगे और बताइए। तो वही उस समय में हम लोगों ने लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बनाया, और 23 महीने में बना दिया, जो कि रिकॉर्ड टाइम था। वाकई वो रिकॉर्ड टाइम में बना के रख दिया। और किस क्वालिटी का बनाया, आपने दिल्ली बाई कार जाते हैं तो बिल्कुल किस क्वालिटी का बनाया, और उसका बहुत वाकई वही उस क्वालिटी का तो बहुत ज्यादा, उसके दोनों तरफ मंडियां बननी थी, वेयर हाउसेज बनने थे, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था, बहुत खूबसूरत मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स आना था। वो नहीं आ पाए उस हद तक जितना आना चाहिए था, पर ये पूरा प्लानिंग उसकी इसी तरीके से थी, और पूरा जोड़ दिया दिल्ली से। तो आप किसान का जो
उपज है वो सीधे मंडियों में पहुंच रही है। पहले उस सब्जियों को वो सड़क के किनारे रख के बेचता था, एक एक 2-2 रुपए किलो पे बेचा करता था। ना वो सीधे उसको मंडियों तक पहुंचा रहा है, दिल्ली के आजादपुर मंडी पे जा रहा है। तो ये इतना बड़ा परिवर्तन जो है, ट्रेन पे डिपेंडेंसी भी हटी। हाँ, आज मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं, वो लोग लखनऊ से दिल्ली अपना आराम ट्रेन से, कहते हैं एक्सप्रेस वे पता ही नहीं चलता। क्या पता नहीं चलता। तो लखनऊ मेट्रो लिया, लखनऊ मेट्रो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, वो भी रिकॉर्ड टाइम में 2 साल में बनाया। बल्कि श्रीधरन साहब जो उसमें मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहलाते थे, वो एडवाइजर थे, और उन्होंने कहा दिस इज द फास्टेस्ट कंस्ट्रक्टेड मेट्रो एनीवेयर इन इंडिया। इतना तेज कहीं नहीं हुआ और इस क्वालिटी का भी कहीं नहीं हुआ। दोनों चीजों की उन्होंने बहुत अधिक तारीफ की थी, बड़ा संतोष की बात। प्रशासनिक लेवल पे भी बहुत काम किया। हाँ, नहीं, और इसके अलावा डायल 100, हाँ, डायल 100, ये पुलिस सर्विलेंस सिस्टम जो है, हाँ, इतना बड़ा जो 24 करोड़ की आबादी को अपडेट पूरा ये हो कि 15 मिनट में पुलिस पहुंच जाए, हाँ, ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए इससे बड़ा तो कोई कदम उठाया ही नहीं गया, जिसका लाभ पूरा उसके आगे तक अभी तक मिल रहा है। वो जो कुछ बेनिफिट है वो आगे बाद में आया, उसका इम्प्लीमेंट तब हुआ, उसको हेडक्वार्टर बनाया आप लोगों ने। मतलब महिलाएं खास तौर से जो थाने नहीं जाना चाहेंगी, उनकी कोई कंप्लेंट थी, घरेलू कोई प्रॉब्लम है, डाउरी का इशू है, घरेलू मारपीट का या उसका इशू है, वो तमाम चीजें अब वो सीधे 100 मिलाती थी और सीधे पुलिस पहुंच जाती थी, उनको उससे इतनी रिलीफ मिली। तो बड़ा भारी इसका इफेक्ट जो है लॉ एंड ऑर्डर के उस पे आया। और 1090 था, जो मोबाइल से लड़कियों हैरेस की जाती थी, उसको 7 लाख कंप्लेंट मुझे याद है मेरे टाइम पे मैंने वो देखा था हुई, और 98% सेटिस्फैक्शन रेट के साथ हम लोगों ने रिजॉल्व की। पूछते थे हम उनसे, लड़कियों से, कि आप सेटिस्फाइड हैं कि आपका कंप्लेंट समाप्त हो गई, अब आपको कोई तंग तो नहीं कर रहा है? वो कहते थे नहीं, बिल्कुल बहुत सेटिस्फाइड है। 98% सेटिस्फैक्शन रेट, आई थिंक वाज अ वेरी हाई रेट। एक और बहुत अच्छी चीज आप लोगों ने की थी, मुझे याद है, मैं तभी डिग्री कॉलेज में मैं एज अ ट्रेनर जाया करता था गोरखपुर के ग्रामीण इलाकों में। उस वक्त कोरोना के पहले की बात है ना, जब कोरोना में ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत यूज हुआ उसका। आप लोगों ने लैपटॉप बांटे थे और बड़े लेवल पे बांटे थे, बहुत बड़े पैमाने में। तो मुझे जहाँ तक याद है कि करीब 20 लाख लैपटॉप, हाँ, हम लोगों ने वो किए थे, 18.5 लाख एक ही साल में उसमें बांटे भी थे, बाकी कुछ बाद में बांटते रहे थे। क्वालिटी के बांटे थे, मैं चलाया हूँ। नहीं, टॉप क्वालिटी के लिए था, एचपी के लिए, एचपी का था, एचपी के लैपटॉप लिए थे, हाई क्वालिटी लैपटॉप। कहीं उसमें होती, और एचपी ने देखिए बड़ी उसकी बात है, मैं कहूँगा हर जगह जब हम लोग वो होती थी, मीट होती थी, इन्वेस्टमेंट की मीट होती थी या मीटिंग होती थी, तो एचपी के लोग आगे खड़े होकर ये कहते थे कि हमने उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत गलत सुना था, हमने यहाँ 20 लाख लैपटॉप दिए और इतने स्मूथली सारा काम हुआ, और किसी ने भी हमसे कहीं किसी स्टेज पे कोई एक पैसे की बात नहीं करी, एक पैसे की बात कही नहीं। यहाँ ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे मैं आपकी और अखिलेश यादव जी की एज ए सीएम, मतलब इस बात को मैं रिकॉग्नाइज करूंगा, जो व्यूवर्स हैं, आप यहाँ पे विजन की बात करें अगर, सोचिए वो लैपटॉप जब कोरोना आया और जब सब घर से पढ़ने लगे, मैं सामने देखा कि उस वक्त वो लैपटॉप बहुत यूज हुआ। और आपको मैं बताऊं कि उस लैपटॉप पहले जो नहीं भी जानते थे इस्तेमाल, हाँ, कई लोग प्रयोग करते करते यूएस यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो गया, बाहर यूएसए चले गए, और वो कहते हैं उस लैपटॉप की वजह से वो बिल्कुल, मैं डिग्री कॉलेज में जाता था, वहाँ पे कंप्यूटर ही नहीं थे। अभी जो ये वित्त पोषित डिग्री कॉलेज हैं तो जानते ही उनको बहुत मुश्किल होता है चलाने में। वहाँ जब वो लैपटॉप मिला तो वहाँ के लड़कियों ने MS वर्ड, एक्सेल मेरे सामने सीखा, क्योंकि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ, तो मैंने वो देखा और वो ललक देखी लैपटॉप की, वो पैसन देखा, तो बड़ा अच्छा लगा। वो बहुत बढ़िया काम हुआ था, एकदम बहुत बढ़िया काम। और कोई ऐसा काम नहीं, और तो आप देखिए बिजली में बहुत काम हुआ था, बिजली में जो, बल्कि जो हमने अक्टूबर 16 में ही, हमें अभी तक याद है, मैं चीफ सेक्रेटरी था, 3 साल तक हमने बहुत इन्वेस्टमेंट किया बिजली सेक्टर में। मुझे याद है एक साल में 27,000 करोड़ बजट में दिया, एक साल में 30,000 करोड़ और एक साल में 50,000 करोड़ बजट दिया, और पूरा ट्रांसमिशन पूरा हमने ओवरहॉल कर दिया, जो 47 से अभी तक नहीं हुआ था। नई ट्रांसमिशन लाइंस बन गई, सब रिपेयर हो गई, नए सबस्टेशंस बन गए, 132 केवीए से लेके 765 केवीए तक के सारे नए सबस्टेशंस बन गए। खुद मैं उसको मॉनिटर करता था एज चीफ सेक्रेटरी, डीएम्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके, और वो बनाए हम लोगों ने, वो बने। जनरेशन इतना बढ़ा दिया था पूरा, इतना एनटीपीसी का भी जनरेशन प्लांट्स हमारे टाइम पे आए, और पावर कॉर्पोरेशन उत्तर प्रदेश के भी आए, और प्लस प्राइवेट सेक्टर के भी आए, तीनों आए। और बाद में भी वो कभी तैयार होकर पावर प्लांट्स तैयार हुए, वो सब उसी समय के लगे हुए हैं। और अक्टूबर 2016 में हम इस स्थिति में पहुंच गए थे कि हमने एक मीटिंग या फंक्शन हुआ था, उसमें अनाउंस कर दिया गया था कि 24 आवर सप्लाई टू अर्बन एरियाज एंड 16 आवर्स टू रूरल एरियाज। इस हद तक उस सिस्टम को हमने तैयार करके खड़ा कर दिया था 3 साल में। वो बिजली में बहुत काम हुआ।
दूसरा, जिला मुख्यालयों को 4 लेन रोड से जोड़ना। हम्म, मेरे अपने कार्यकाल में मुझे याद है 75 में से 50 जिला मुख्यालयों को हम्म, 4 लेन रोड से हमने जोड़ दिया था। बाकी 25 में भी कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी थी। हम्म, आगे कब कंप्लीट हुए क्या नहीं हुए मुझे को ध्यान नहीं, हम्म। और मेरे टाइम का मैं बता रहा हूँ इतने तक हो गया था। तो ये इतना बड़ा काम था, उससे कितना मोबिलिटी बढ़ गई, जिले जुड़ गए, और मतलब बहुत पक्का 108 एम्बुलेंस हाँ, कि 15 मिनट में एम्बुलेंस पहुंच जाए, बिल्कुल 108 कितना बड़ा काम था वो। हाँ, और लखनऊ देख लीजिए, हाँ। इकाना स्टेडियम, इकाना जहाँ स्टेडियम, सारा आईपीएल आपने मेंशन किया, सारा Yes, आईपीएल yes, वहीं yes। खेला जा रहा है। इकाना स्टेडियम मैं बनाया। अपने बेटे को बता दूं, इकाना स्टेडियम सर लोगों का बनाया हुआ है, देख लो तुम। हाँ, जनेश्वर मिश्रा पार्क। जनेश्वर मिश्रा पार्क। अच्छा, और देखिए हाई कोर्ट की बिल्डिंग, बिल्कुल। पुलिस का ऑफिस, हम सुबह आप देखिए जाते हैं, एक से एक लोकनायक टहलने। भवन जो है बना, हाँ, बिल्कुल सही एक गंगा गोमती रिवर फ्रंट देखिए, बिल्कुल। एक से एक चीजें जो और है मैं और भी प्रोजेक्ट कराई गई। मैंने और भी देखा, एक जिक्र करना चाहूंगा, जो एसिड विक्टिम है, ये मैं व्यूअर्स, ये तो मेरा खुद का, जो सिरोज हैंगआउट, शिरोज, जहाँ वो मतलब तारीफ करते नहीं थकती, और शायद गवर्नमेंट मतलब जो आजकल की जिस तरह से वो है, मैं कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन आप लोगों ने उनको वहाँ एक बहुत बड़ा आधार दिया। आज भी मैं सिरोज जाता हूँ और सब लोग ये कहते हैं कि ये बहुत बड़ा, नहीं बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ा काम किया। बिल्कुल। तो ये एक इमोशनल अटैचमेंट नहीं दिखाता था, है। बिल्कुल था। कि एक उस समय की हम लोगों ने सरकार में ये कोशिश की थी कि सरकार संवेदनशील हो, हाँ, संवेदनशील हो, और जो गरीब है, पिछड़ा है, या जिसके साथ ज्यादती हुई है, देखा उसको जस्टिस दी जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए, ये हर तरह की कोशिश थी। इसीलिए वो समाजवादी पेंशन योजना बड़ी अच्छी थी। हाँ, ये देखिए भी सब महिलाओं को दी जाती थी, उस समय 750 रुपये महीना हम देते थे, सीधे बैंक अकाउंट में पहली तारीख को ट्रांसफर हो जाता था, उसमें कोई कहीं घपला या गड़बड़ कहीं नहीं होने दिया गया था। और उसके साथ साथ आप देखिए लोहिया विलेज ग्राम विकसित किए गए थे, बिल्कुल सही वो बैकवर्ड जहाँ ज्यादा लोग रहते थे, पिछड़े, वो गांवों को लेके उनका पूरा संपूर्ण विकास कराया गया था। लोहिया आवास बनाए गए थे। लोहिया आवास अभी आजकल हमारे एक दोस्त, हम लोग सुबह टहलने जाते हैं लोहिया पार्क, तो वो उसको मालूम नहीं था कि ये मुलायम सिंह जी ने बनाया है। और वो इतना अनुशासित है वो पार्क कि बहुत लोग आते हैं सुबह, अच्छा, बहुत लोग टहलने जाते हैं, बहुत टहलने आते हैं, और बहुत अच्छा है बिल्कुल। मतलब तो ये काम तो मुझे भी अच्छे लगे। तो ये तमाम काम जो है हुए, हाँ। तमाम काम। ओके, बहुत चीजें पेंशन नहीं का, कैंसर हॉस्पिटल जो बना है आपके लखनऊ में, वो तभी का है। हाँ, मेदांता उसी समय आया, उसको मेदांता जमीन दी, भी, सब हाँ, करी। बिल्कुल। ये पैलेसियो मॉल जो बना है, ये तभी का है। तभी का है, ये राइट। सब चीजें जो हैं, ये उसी समय के विकास है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत डेवलपमेंट हुआ था। मैं कहूंगा ये उसमें सब लोग रिकॉग्नाइज अखिलेश यादव जी का बड़ा विजन था, बड़ी हाँ, सोच थी, बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच थी, और हमने अपनी टीम को लेके हाँ, उस विजन को एग्जीक्यूट करने में प्रॉपर एग्जीक्यूट किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये सब लोग मानते हैं इस बात को। मैं एक सवाल यहाँ पे है, सबके जहन में है, कि अक्सर जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं, सरकारें बदलती हैं तो वो बदल जाते हैं, या यूं कह लो कि उनका माइंडसेट चेंज हो जाता है। तो आप लोग की एक बॉन्डिंग कैसे हो गई, मतलब कि बिल्कुल जैसे एक दूसरे को इतना समझना। मैं देखिए, वो बात होती है, जब सम्मान की बात है, उन्होंने मुझे एज मुख्यमंत्री भी हमेशा सम्मान दिया, बाद में हमेशा सम्मान दिया। जब वो सम्मान दे रहे हैं तो मैं भी उनको सम्मान करता हूँ बहुत घर जैसा, मतलब एक कहा, तो मतलब इट इज अ मैटर, इतनी रिस्पेक्ट उन्होंने दी, इतना सम्मान दिया, जैसे तो ये बहुत बड़ी बाप बात है। बेटे जैसा संबंध जो लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, कि एक बड़ी रेस्पेक्ट है आपकी वहाँ पे उस सिस्टम में। मैं तो मैंने कहा ही पहले कि बहुत सम्मान दिया उन्होंने हमेशा मुझे, तो मैं भी उनको बहुत सम्मान करता हूँ जी। चलिए ठीक है। एक चीज़ जो मैं आजकल राजनीति पे थोड़ा सा आते हैं, थोड़ा सा इस पे आएंगे हम, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आज का पॉडकास्ट इस पे बेस्ड नहीं है। आजकल जो बहुत जल्दीबाजी है लोगों को नेता विधायक बनने की, जल्दीबाजी इन द सेंस कि जैसे आप कह लीजिए कि बिल्कुल पढ़ाई की नहीं, या 17 साल के हैं, 18 साल के हैं, 20 साल के हैं, तभी से सब शुरू कर दिया, को मतलब पद पे आ गए। मैं एक और बात कहूँगा, मैं ऐसे विधायक हैं जिनकी बातें सुन के बिल्कुल हंसी आती है, लगता है कि मतलब ये विधायक कैसे, मतलब आप समझ रहे, मैं वो वर्ड नहीं कह पा रहा हूँ, मतलब उनके बयान ऐसे होते हैं, या उनके स्टेटमेंट इस स्तर के होते हैं कि एक जिसको कहा नहीं जा सकता। तो इसको कैसे आप देखिए, मैं ये कहूंगा आपसे कि आप किसी भी प्रोफेशन को देख लीजिए, पॉलिटिकल लोगों को ही खाली क्यों हम कहें, आप हमारे आईएएस में देख लीजिए, आप इंजीनियर्स को देख लीजिए, आप डॉक्टर्स को देख लीजिए, आप जर्नलिस्ट को देक लीजिए, आप एकेडमिशियंस को, किसी में मतलब हर एक तरीके का नहीं होता। आपको कुछ बहुत अच्छे भी मिलेंगे, आपको ज्यादातर एवरेज मिलेंगे, और कुछ आपको
ऐसे मिलेंगे जो अच्छे नहीं भी हैं। नहीं। तो उसमें उसको हम लोग ना ले, विधायक को भी मैं ये कहूंगा कि उनका बड़ा भारी रोल है इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, नहीं तो क्योंकि पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू नहीं, वो जो विकास कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। लेकिन वो डेवलपमेंट से उनका जो सेंस है वो मिसगाइड हो गया है। मैं जो आजकल वॉच कर रहा हूँ जो विधायकों को, वो जीतने के बाद अगली बार जीतने का प्लान पहले ही से करने लग रहे हैं, बजाय इसके कि इस टेन्योर में वो काम करें। जो डेवलपमेंट का जो थॉट होना चाहिए वो नहीं वो है। आप सही कह रहे हैं कि उनका वर्क तो डेवलपमेंट का ही होना चाहिए और लोगों की समस्याएं बोल्डनेस के साथ होना चाहिए, उसको और मैं समझता एग्जीक्यूशन हूं कि करना चाहिए। बहुत से अधिकतर लोग करते भी हैं विधायक जो होते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे हाँ। तो दोबारा जीत के भी नहीं आ पाएंगे, हाँ। क्योंकि अकाउंटेबिलिटी उनकी पब्लिक को है। हाँ। अगर पब्लिक का वो रिड्रेसल नहीं करेंगे प्रॉब्लम्स का, समस्याओं का, हाँ। या विकास का नहीं करें तो वो जीत के भी नहीं आ पाएंगे दोबारा। लेकिन हाँ, कुछ लोग नहीं करते हैं तो फिर वो तो वैसे मैं कहा कि वो अपना हर तरीके के लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे। पर मेरा अपना विचार है कि हाँ, पॉलिटिकल लोग जो हैं उनको बहुत अधिक योगदान दे सकते हैं विकास में, बहुत सबसे ज़्यादा दे सकते हैं, और उनको एक प्रिंसिपल के आधार पे चलना चाहिए और करना चाहिए कि हम समाज में जस्टिस लाएंगे, इनइक्वालिटीज़ को दूर करेंगे और कंट्री का डेवलपमेंट कराएंगे। इस ओर अपने आप को फोकस करना मैं चाहिए। एक और बात मैं चाहूँगा, आप यूथ पॉलिटिक्स जो यूथ है उनको बताएं, जो अब तो पढ़ाई वाली हो गई बात, जो एज अ पॉलिटिशियन जो यूथ अपने को देख रहे हैं, जो पहले मर्यादित चीज़ें होती थी, मैंने देखा है, जो मैं सबकी बात कर रहा हूँ, जैसे हमारे नेताजी मुलायम सिंह यादव को कह लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी को कह लीजिए, राजीव गांधी को कह लीजिए, उन लोगों के टाइम पे जब सदन चलता था तो एक मर्यादित डिस्कशन होता था, एक भाषा की जो मर्यादा होती थी। आज क्या लगता है, वो कहीं डैमेज मुझे दिखती है आपको? हाँ, नहीं, ये बात है कि कहीं कहीं जो आप डिबेट्स जो हम लोग सुनते हैं पार्लियामेंट में या जहाँ भी होता है, तो लगता है कि जैसे कि कुछ व्यक्तिगत दुश्मनी सी हो एक दूसरे हाँ, से। बिल्कुल। वो नहीं होना चाहिए। परिवार को टारगेट करना। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जी, उनका अलग अलग एजेंडा होता ही होता है। हाँ। अलग अलग एजेंडा है तो वो अपने एजेंडा की बात उनको करनी चाहिए, हाँ। तो कोई शक की बात नहीं। और दूसरा आदमी जो विचार रख रहा है आपसे फर्क, हाँ। वो दुश्मन नहीं है। नहीं, बिल्कुल वो सही बात दुश्मन नहीं है। हाँ। वो उसका विचार अलग है। हाँ, विचार अलग है। और दोनों विचार जब सामने आते हैं हाँ। तो उसी के मंथन से कुछ बेहतर निकल के आता निकलता है, जो देश के विकास के लिए और बेहतर होता है। तो ये तो मैं समझूंगा दैट ये प्रोसेस है। हाँ। ये पार्लियामेंट्री प्रोसेस बनी इसीलिए है कि ऑल दी व्यूज, जितने भी विचार हैं वो सामने आ जाएं और उन विचारों को समावेश करते हुए नीतियां बने, उसके कार्यक्रम बने, बिल पास हो, वो सबको समावेश करते हुए हो। तो आई थिंक वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। ये थोड़ा सा, ये आपने जरूर कहा कि कहीं कहीं भाषा भी लोगों की ऐसी हो जाती है, कहीं कहीं ज्यादा वो लड़ाई झगड़े का भी वातावरण दिखाई पड़ने लग जाता है हाउस में, सदन में, तो वो नहीं होना चाहिए। दैट इज नॉट करेक्ट। वो गलत एक मैसेज भी देता है पब्लिक को भी। हाँ। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि क्या सरकार को आज के डेट में एआई एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है? किसी की फोटो किसी के साथ, किसी तरह का फेक वीडियो, फेक चीज़ें, तो आप एक बहुत बड़े लेवल पे रहे हैं, मतलब यूँ कह लें आपने सारे फेस देखे हैं, तो प्रशासन या गवर्नमेंट को आप इसके लिए क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि इसको कैसे कंट्रोल? नहीं, ये डीप फेक वाला तो, ये जो फेक वो है, हाँ, तो बहुत बड़ी समस्या और इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हमारे गवर्नमेंट को भी, हमारे साइंटिस्ट और सीधे टेक्नोलॉजिस्ट इमेज रून हो जा रहा है। दे हैव टू। हाँ, वो तो इससे कुछ भी हो सकता है। इससे बहुत अफवाहें फैलाई जा सकती हैं, बहुत गलत मैसेजेस फैलाई जा सकती हैं, लोगों की प्राइवेसी पूरी खराब की जा सकती है। ये इसके बहुत दुष्परिणाम है और ये अब सबसे बड़ी चुनौती और चैलेंज है और इसको हैंडल करना पड़ेगा सभी को मिलके, जो ऑफिसर्स हैं, जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, एंड गवर्नमेंट है इन एनी फॉर्म। इसकी तरफ बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और अगर ये नहीं टैकल हुआ तो इससे बहुत भ्रांतियां जो हैं समाज में फैलना शुरू हो जाएंगी, हो रही हैं। मैं देख रहा हूँ कि किसी के भी, मैं पक्ष विपक्ष दोनों की बात कर रहा हूँ, जैसे कि उनकी भी बनाई जा रही है, इनकी, मतलब दोनों बना के, और एक गलत तरफ पूरी चीज़ जा रही है। तो इस पे मतलब सरकार को या इस पे एक नियम होना चाहिए उसको रोकने के लिए, कि पता चले कौन कर रहा है। हाँ, रेगुलेशन होना चाहिए। कहीं से भी कुछ भी वायरल, कोई भी फेक चीज कर दे रहा है, और नहीं, अफवाहें फैलाने से कई बड़ी शांति व्यवस्था की समस्या खड़ी हो जाती है, दंगे फसाद हो सकते हैं। तो रेगुलेशन इज वेरी एसेंशियल। चलिए, ये तो अभी हमें लग रहा है सारी बातें हो चुकी होंगी। आज इस पॉडकास्ट से सभी लोग जान गए होंगे कि आलोक रंजन जी क्या हैं, इन्होंने क्या किया। एक लास्ट क्वेश्चन, कि कॉन्क्रीट
जो यूथ हैं, जो सीधे उन्हीं यूथ पे ही आज बात हुई है, जो व्यक्ति युवा जो अपने को विधायक के तौर पे देखना चाहता है, मंत्री बनना चाहता है, मुख्यमंत्री बनना चाहता है, जो भी उसके एम्बिशन है पॉलिटिक्स में, उनको किस विचारधारा को लेके चलना चाहिए? देखिए, पॉलिटिक्स आपने कहा करियर, जो पॉलिटिक्स का करियर बनाना चाहे उसको तो अपने स्टूडेंट लाइफ से ही पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा और पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। पहले लिस्ट तो स्टूडेंट यूनियन वगैरह के थ्रू लोग अपने आप को डेवलप करते थे, अब वो काफी हद तक कहीं अलाउड है, कहीं नहीं अलाउड है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट लाइफ से कुछ पॉलिटिकल इंटरेस्ट उनका डेवलप होना पढ़ेगा। साथ साथ उसके बाद आ जाता है लोकल बॉडीज में, जो है अर्बन लोकल बॉडीज, रूरल लोकल बॉडीज, इनके चुनाव में वो सीख सकते हैं, बढ़ सकते हैं और फिर आगे बढ़ के एमएलए, एमपी इस तक लेवल तक पहुंचते हैं। तो वो भी अपने आप में एक बड़ा करियर है, जिसमें आपको एक लेवल से स्टार्ट करके सीखना पड़ेगा कि पॉलिटिक्स में क्या होता है, कैसे करा जाता है, कैसे पब्लिक के प्रॉब्लम एड्रेस किए जाते हैं, कैसे स्पीच दी जानी चाहिए, कैसे क्या कहना चाहिए, बहुत सी चीजें जो है उसमें सीखने की होती हैं। मतलब आई थिंक कि पॉलिटिक्स ऐसा करियर है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है देश के लिए। और मैं तो ये कहूंगा कि मोर एंड मोर अच्छे हाईली एजुकेटेड लोगों को भी पॉलिटिक्स की तरफ आना चाहिए। वो थोड़ा है कि मसल पावर नहीं है या मनी पावर नहीं है, तो मसल पावर मनी पावर को दूर करना चाहिए। अपनी इलेक्टोरल हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं, हमारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ऐसे होने चाहिए कि कोई अगर साधारण व्यक्ति, वेल एजुकेटेड पर्सन, उसकी नीयत अच्छी है और देश करना चाहता है और उसके पास वैसा पैसा नहीं है, वैसी मसल पावर नहीं है, बट ही वांट्स टू कंट्रीब्यूट टू द नेशन, तो वो आ सके पॉलिटिक्स में और सफल तरीके से पॉलिटिक्स को एज अ करियर कर सके। जितने और अच्छे लोग और तरह तरह के डाइवर्स लोग पॉलिटिक्स में आएंगे, वो पॉलिटिक्स उससे एनरिच होती चली जाएगी, सशक्त होती चली जाएगी और वो फिर वैसी पॉलिटिक्स बनेगी जो देश को आगे ले जाएगी। लोकतंत्र में और लोकतंत्र भी आगे बढ़ेगा और देश आगे बढ़ेगा। देश आगे बढ़ेगा। तो ये थे हमारे साथ एक तरह से कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के मोस्ट पॉपुलर पर्सनालिटी, और मैं खुद भी इनको अपना आइडियल मानता हूँ, सीखता रहता हूँ और ज़िंदगी पूरी सीखने में ही बीत जाती है। ये पॉडकास्ट मैंने सिर्फ और सिर्फ यूथ के लिए बनाया है। युवा को जागृत होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो आप आईएएस बनना चाहते हो, चाहे वो पीसीएस बनना चाहते हो, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम में जाना चाहते हो। आज जो बातें सर ने बताई ये दोनों लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो अभिभावक हैं, मतलब गार्जियन हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं। इनके बीच एक बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी जानकारी आलोक सर ने शेयर की। आगे सर के साथ हम आगे भी पॉडकास्ट करेंगे जिसमें हम राजनीति की भी बात करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आप लोगों की आज इस पॉडकास्ट से वो संतुष्टि नहीं मिली होगी। आप सब ये इंतज़ार कर रहे होंगे कि आपने 27 की चर्चा क्यों नहीं की, 27 के बारे में बात क्यों नहीं की, 27 में क्या होने वाला वक्त है, इस बारे में भी बात करेंगे सर से अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद।